हेलो मेडिकोस, आज हम पढ़ रहे हैं एसीएस एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट का एंड कॉम्प्लिकेशन का। तो देखो, सबसे पहले मैं कंसेप्ट बताता हूँ कि एंजाइना होता है उसका दो टाइप होते हैं, एक स्टेबल एंजाइना होता है, एक अनस्टेबल एंजाइना होता है। अब जो अनस्टेबल एंजाइना है हमने उसको एसीएस में डाल दिया है। हमारे पास एमआई तो पहले से था। अब एमआई के साथ में एसीएस ये अनस्टेबल एंजाइना जोड़ दूं तो इन दोनों को बोलते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ठीक है, फिर आपकी एमआई दो टाइप की होगी, एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई। तो अल्टीमेट आपके पास एसीएस में तीन चीजें आती है, अनस्टेबल एंजाइना, एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई और नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई। ठीक है, तो अनस्टेबल एंजाइना किसको बोलते हैं कि चेस्ट पेन इनकी एंजाइना एट रेस्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। और एमआई किसको बोलते हैं जिसमें मायोकार्डियल नेक्रोसिस हो विद क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इस्कीमिया। इस्कीमिया का एविडेंस चाहिए हमें, इस्कीमिया हुआ है, ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड हुई है। और जब भी एमआई की डेफिनेशन आपको आती है तो ये पूरी लिखनी होती है। जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ना, ये डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। तो डेफिनेशन आपकी 3-4 नंबर की आती है। ओके, 2 नंबर की, 3 नंबर की, तो आपको ये लिखना है। तो एमआई एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन कब बोलते हैं, जब एक्यूट मायोकार्डियल इंजरी विद क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इस्कीमिया। ये चीज ध्यान रखें। फिर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कैसे है, सबसे पहला ये होना बहुत जरूरी है, राइज एंड फॉल इन ट्रोपोनिन वैल्यू ग्रेटर देन 99 परसेंटाइल ऑफ अपर रेफरेंस लिमिट। ओके, ये तो होना ही चाहिए। उसके साथ कोई एक और होना चाहिए। एक और किसके, एक ले लो सिम्टम से, किसी में से भी एक ले लो, या तो सिम्टम से ले लो, या आपने जो ईसीजी करवाई उससे ले लो, या आपने इको करवाई उससे ले लो, या फिर आपने एंजियोग्राफी करवाई उससे ले लो। अब आपको आराम से याद हो जाएगा, सिम्टम, ईसीजी, इको एंड एंजियो, इन इनमें से कोई एक चलेगा। सिम्टम्स में क्या, चेस्ट पेन हो गया, ब्रेथलेसनेस हो गया, डायफोरेसिस हो गया। और ईसीजी में क्या हो गया, एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, टी वेव इन्वर्जन हो गया, डेवलपमेंट ऑफ क्यू वेव हो गया। इमेजिंग करवाओगे आप, जो इकोकार्डियोग्राफी करवाओगे, उसमें क्या आपका लॉस ऑफ वायबल मायोकार्डियम हुआ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोरोनरी थ्रोम्बस बाय एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी में आपको क्या मिलेगा, कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस मिल गया। ये आपको डेफिनेशन के अंदर लिखनी है। अब टाइप ऑफ एमआई, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था तो मैं आपको बता देता हूं कि टाइप ऑफ एमआई क्या क्या है। जो आपका टाइप 1 होता है, इसमें प्लाक रप्चर के कारण होता है। ठीक है, एमआई हुई है वो प्लाक रप्चर के कारण, इटियोलॉजी के अकॉर्डिंग टाइप बन गए। अब टाइप 2 है, उसमें क्या होगा, 1 से आप याद करो, 1 से प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्लाक, प्लाक कौन सा, एथेरोथ्रोम्बोटिक प्लाक। ओके, दूसरा होगा टाइप 2, 2 मतलब कि दो चीजों में कुछ गड़बड़ हुई है, मिसमैच हुई है। किसके बीच में, मिसमैच बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। दो चीजें कौन सी, एक सप्लाई एक डिमांड, तो टाइप 2 हो गया। टाइप 3 में क्या होगा कि कार्डियक डेथ हो चुकी है पर अभी तक बायोमार्कर अवेलेबल नहीं है, तो उसको बोलते हैं टाइप 3। टाइप 4 वो होता है कि जो आपका पीसीआई से रिलेटेड, कि हम ट्रीटमेंट में पीसीआई करवाते हैं, उसके कारण अगर एमआई होती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, टाइप 4। टाइप 5 किसको बोलते हैं, सीएबीजी के कारण, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के कारण अगर होती है तो उसको ये बोलते हैं। अब आ जाओ क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स में क्या, सिम्टम देखो, चेस्ट पेन हो गया, ब्रेथलेसनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, सिनकोप, एंजाइटी। ठीक है, फिर साइंस में देखो, आपको पता है सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाएगा, पेलर स्वेटिंग, टैकीकार्डिया, वेगल एक्टिवेशन में वॉमिटिंग, ब्रेडिकार्डिया, साइन ऑफ हार्ट फेलियर हो सकता है, कार्डियक साउंड, इनकी थर्ड थर्ड हार्ट साउंड वगैरह वही आ जाती है। ठीक है, ये बहुत ईजी है, कोई इशू नहीं है। अब कॉम्प्लिकेशन आपको बताता हूँ मैं कि कॉम्प्लिकेशन आपको कैसे याद करनी है। कॉम्प्लिकेशन में देखो, आपको हार्ट बना देना है। हार्ट बनाने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन सा, एसए नोड। सबसे पहले एसए नोड आपको रेट को कंट्रोल करता है। ये गड़बड़ हो गई, एसए नोड यहाँ खराब हो गया तो आपका एरिथमिया हो जाएगा। ठीक है, फिर आपकी ब्लड सप्लाई हैम्पर होने के कारण एंजाइना, रिकरेंट दोबारा एंजाइना हो गया, ये तो आपको पता ही है। फिर हार्ट के साथ और मैंने पेरिकार्डियम बनाया तो उसके कारण आपका पेरिकार्डाइटिस हो गया। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस के साथ प्लूराइटिस आपको याद आता होगा कि दोनों एक जैसे हैं, तो पेरिकार्डाइटिस प्लस प्लूराइटिस, इसको बोलते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम। तो ड्रेसलर सिंड्रोम हो सकता है, पोस्ट एमआई ड्रेसलर सिंड्रोम। फिर आप यहाँ देखोगे कि भाई ये कौन सा है, ये आपका मिट्रल वॉल हो गया, या फिर कोई वॉल के नीचे अपने पेपिलरी मसल होती है, तो पेपिलरी मसल रप्चर कर सकती है। ठीक है, फिर आपका देखो ये क्या है, सेप्टम है, तो वेंट्रिकल सेप्टर रप्चर हो सकता है। ठीक है, ये आपकी फिर इसकी लेटरल वॉल, तो लेटरल वॉल टूट गई तो उसको बोलेंगे लेटरल वॉल रप्चर। ठीक है, जिसके कारण कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है। फिर और क्या, यहाँ से आपकी देखो ये जा रही है आपकी पल्मोनरी आर्टरी वगैरह, ये जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि इसमें इम्बोलिज्म है तो इसको इम्बोलिज्म बोलेंगे। फिर अगर हार्ट बड़ा हो गया, ये साइज इसकी, तो रिमोडलिंग होगी। फिर पूरा हार्ट ही फेल हो गया तो हार्ट फेलियर होगी। ये कॉम्प्लिकेशन है। तो हार्ट की जितनी स्ट्रक्चर है, आपको जो जो चीजें
जो कॉम्प्लिकेशन आप लोग करवा सकते हो वो सारी करवा देनी है, सारी हो जाती है एमआई में। अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवानी है। तो सबसे पहले पहले हमने सीरियल ईसीजी करवानी है। हम जनरल प्रैक्टिस में क्या करते हैं, हर 5 मिनट बाद एक ईसीजी करवाते हैं, तो 3 से 4 हम ईसीजी निकाल देते हैं। तो ईसीजी फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन होती है, सीरियल ईसीजी करवाते हैं हम। इसमें हमें क्या मिलेगा कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई है, तो एसटी सेगमेंट का एलिवेशन मिलेगा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन इन 2 कंटीजियस लीड। ठीक है, तो इसमें जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगा उसकी कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड होगी। ठीक है, और आप जो आगे पढ़ोगे पेरिकार्डाइटिस वगैरह, उसमें कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी अपवर्ड होती है इसमें ना, इसमें कॉन्वेक्सिटी होती है, ये कॉन्वेक्स है ऊपर का, ये अपवर्ड होती है, कॉनकेव वाला पार्ट नीचे है इसका। ठीक है, फिर और क्या एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो सकता है, आर वेव का प्रोग्रेशन कम होगा, क्यू वेव हो सकती है, टी वेव का इन्वर्जन होगा। फिर नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई, ठीक है, या फिर अनस्टेबल एंजाइना है, उसमें क्या होगा, उसमें आपकी ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई वगैरह नहीं बड़े होते हैं, पहली बात ये है। तो इसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन तो नहीं होगा क्योंकि नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई है, तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है आपका। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, टी वेव इन्वर्जन, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई और अनस्टेबल एंजाइना, तो इन दोनों में आपका एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं होगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है। तो आप बोलोगे इनको डिफरेंशिएट कैसे करें, मैं बताता हूँ कि जब भी एमआई आती है तो ट्रोपोनिन की वैल्यू बढ़ेगी, एमआई है ये, एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो या फिर ना हो, एमआई एमआई होती है, उसमें ट्रोपोनिन टी ट्रोपोनिन आई ये सारे बढ़ते हैं, पर अनस्टेबल एंजाइना में नहीं बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ टिश्यू तो डेथ नहीं हो रही टिश्यू की। ओके, फिर हमने बोला कि हमने ईसीजी करवा दी, चलो ठीक है, ईसीजी से कैसे पता लगेगा कौन सी वॉल की एमआई हुई है, ये आपको प्रैक्टिकल में पूछते हैं। इसको याद करना, साली, साली समझते हो, SALI साली। तो एस का मतलब क्या है, सेप्टल, ए का मतलब एंटीरियर, एल का मतलब लेटरल, आई का मतलब इंफीरियर। तो दो दो में डिवाइड कर लो, V1 V2 अपने V6 तक होता है, तो V1 V2 V3 V4 और फिर एल के लिए V5 V6। फिर रह गया एक, ये एक रह गया, तो उसके लिए आप क्या होती है लिम्ब लीड, लीड 1 लीड 2 लीड 3। तो लास्ट की दो को मैं इधर डाल देता हूँ, है ना, तो लीड सेकंड और थर्ड इसमें आ गई। अब एल है, एल से आपका एल याद करो, एवीएल, एवीएल आएगा इसमें, और लास्ट रह गया एवीएफ, एवीएफ आएगा फुट में, फुट होता है इंफीरियर, तो एफ वाला आएगा इंफीरियर में और एल वाला आएगा लेटरल में। तो बोलो एवीआर क्यों नहीं आता, क्योंकि आर की इसी हमेशा देखना उल्टी होती है, उसकी रिवर्स टाइप में होती है, उसको हम यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये याद हो गया। फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या है, कार्डियक बायोमार्कर है, ट्रोपोनिन टी ट्रोपोनिन आई, ये 3 से 6 घंटे बढ़ जाते हैं और 36 आवर तक पीक आती है इनकी। ओके, अनस्टेबल एंजाइम में ट्रोपोनिन नहीं बढ़ते हैं, मैंने पहले बता दिया है। चेस्ट एक्सरे हम कार्डियोमेगेली के लिए करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी हम करेंगे कि पूरा देखने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल का डिस्फंक्शन नहीं हुआ, जो भी कॉम्प्लिकेशन थी, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई है, वो हम इको से देखेंगे। फिर एंजियोग्राफी करेंगे, एंजियोग्राफी में क्या मिलेगा तुम्हें, थ्रोम्बस वगैरह मिल सकता है। फिर अब इसका आते हैं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ना भूले, यही क्वेश्चन आता है, केस आएगा फिर मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के लिए क्या, सबसे पहले पहले एनाल्जेसिया दिया हमने, नहीं हम सारा काम साथ में करते हैं, ऐसे नहीं एनाल्जेसिया देकर उसको छोड़ दिया, तो एनाल्जेसिया दिया, एनाल्जेसिया के बाद हमने रिपरफ्यूजन थेरेपी, इसके दो ऑप्शन है, पीसीआई और थ्रोम्बोलाइसिस। उसके बाद आपका एंटी थ्रोम्बोटिक है, एंटी थ्रोम्बोटिक में एंटीप्लेटलेट आता है, एंटीकोगुलेंट आता है, तो हम इसमें एंटीप्लेटलेट देंगे, एंटीकोगुलेंट नहीं देंगे। मैंने आपको पूरा सीएनएस में बताया था स्ट्रोक में कि कोगुलेंट सीवी वेनस के लिए यूज होता है, इसमें आर्टरी का इफेक्ट हो रही है तो एंटीप्लेटलेट देते हैं। एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं पर एडजुवेंट के तौर पे देते हैं। फिर एंटी एंजाइनल ड्रग्स देंगे, जैसे हम एंजाइना पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको, विद ट्रिक एंजाइना तो ऐसे याद करवा दूंगा। ठीक है, फिर आपकी कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए 3A याद रखने होते हैं, एसी इनहिबिटर, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और एट्रोस्टेटिन, ताकि कॉम्प्लिकेशंस कम हो। फिर मशीन होती है जैसे इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर, ये दे सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये कर सकते हैं। अब देखो मैनेजमेंट थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इमीडिएट केयर में एडमिट करेंगे, कार्डियक मॉनिटरिंग करेंगे, फिर एनाल्जेसिया के लिए आईवी मॉर्फिन देंगे 10 mg, ठीक है, और मेटाक्लोप्रोमाइड, तो एम से मॉर्फिन एम से मेटाक्लोप्रोमाइड, दोनों की डोज 10 mg याद हो जाएगी आपको। रिपरफ्यूजन थेरेपी फॉर एसटी एलिवेशन एमआई, रिपरफ्यूजन थेरेपी हमेशा हम एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई में करते हैं, अनस्टेबल एंजाइना और उसमें जो आपका नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई है उनमें थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करते हैं, रिपरफ्यूजन थेरेपी नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी पीसीआई क्या होगा, प्राइमरी पीसीआई हमें 2 घंटे से लगाकर 12 आवर के बीच में प्राइमरी पीसीआई करनी होती है। प्राइमरी पीसीआई की इंडिकेशन क्या है कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन है 1 mm या उससे ज्यादा, किसमें, लिम्ब लीड में, और 2 mm या उससे ज्यादा चेस्ट लिम्ब में। तो एल से लिम्ब याद हो जाएगा, एल और 1 ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, तो 1 mm लिम्ब लीड में देखते हैं, 2 mm आपका चेस्ट लीड में देखते हैं। ओके,
फिर थ्रोम्बोलाइसिस किसके द्वारा करते हैं, टेनेक्टेप्लेट कर सकते हैं, रेटेप्लेट से कर सकते हैं, 2 घंटे से 12 घंटे के बीच में कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने आपको पहले ही सीएनएस में पढ़ा दिया है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग याद करो। ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ है, अगर हो रही है प्रेजेंट टेंस तो एक्टिव ब्लीडिंग है, फ्यूचर टेंस होने वाली है कि अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, सर्जरी है, पेप्टिक अल्सर है, प्रेगनेंसी है, ठीक है, कि इनसे हो सकती है। फिर एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी, एंटी थ्रोम्बोटिक में एंटी प्लेटलेट आते हैं, एंटी कोगुलेंट आते हैं। तो एंटी प्लेटलेट देते हैं हम एस्प्रिन 300 mg ओरल स्टेट, देन 75 mg लाइफ लॉन्ग चलेगी, और क्लोपिडोग्रेल देते हैं 300 mg एंड देन 75 mg ओरली, ठीक है। फिर एंटीकोगुलेंट आप एडजुवेंट के तौर पे देंगे, ठीक है। फिर एंटी एंजाइनल थेरेपी, एंटी एंजाइनल थेरेपी मैं आपको अभी बता देता हूँ ट्रिक, वैसे तो मैं उस वीडियो में बताऊंगा। नोबडी कैन प्ले फुटबॉल, सही बात है, अगर किसी को एंजाइना हो रहा है तो वो फुटबॉल खेल सकता है, नहीं खेल सकता, ये इसकी ट्रिक है। नोबडी कैन प्ले फुटबॉल, नोबडी मतलब एन का मतलब नाइट्रोग्लिसरीन, बॉडी में मतलब बीटा ब्लॉकर, कैन मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, प्ले मतलब पोटेशियम चैनल ओपनर, और फुटबॉल मतलब फनी चैनल इनहिबिटर, इवापोरेटिन बोलते हैं जिसको, ओके। फिर एसी इनहिबिटर देंगे, एआर भी देंगे। ये क्यों देते हैं कि एसी इनहिबिटर होता है आपका फिर वैसोडाइलेशन करवाएगा, आफ्टर लोड कम हो जाएगा, एंजियोटेंसिन सेकेंड को इनहिबिट करेगा, जो वैसो कंस्ट्रक्शन नहीं होने देगा, ठीक है, तो पेरिफेरल वैसोडाइलेशन हो जाएगा। और एल्डोस्टेरोन आपका सोडियम वाटर रिटेंशन कम करेगा, जिसके कारण प्रीलोड कम हो जाएगा, तो अल्टीमेट आफ्टर लोड भी कम हो गया, प्रीलोड कम हो गया, हार्ट पे जोर कम पड़ेगा, रीमॉडलिंग कम होगी, कार्डियोमेगली कम होगी, कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, तो आपकी मोटिलिटी कम होगी। तो ये मोटिलिटी रिड्यूसिंग ड्रग्स है, कौन सी, एस इनहिबिटर, ओके। फिर आपका मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जैसे कि आपका एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हो गया आपका स्पिरोलेक्टोन, तो सोडियम और वाटर का रिटेंशन कम करेगा, सेम कंसेप्ट है, रिटेंशन कम करेगा तो आपका क्या होगा, प्रीलोड कम हो जाएगा। लिपिड कवरिंग थेरेपी देते हैं एट्रोस्टेटिन 80 mg, एट्रबो और 80 दोनों मिलते जुलते हैं, ये हमेशा याद रखना है, एट्रबो 80 mg डेली देते हैं, लिपिड के लेवल से हमें कोई मतलब नहीं है, सब पेशेंट में देना है ये। और फिर लाइफ स्टाइल और रिहेबिलिटेशन करवाएंगे, स्मोकिंग बंद करवाएंगे, और ठीक है, और इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर देते हैं, जिसमें प्रिवेंट कार्डियक डेथ, जैसे इजेक्शन फ्रैक्शन आपका लेस देन 30% हो गया आफ्टर एमआई, तो डिफिब्रिलेटर लगाना ही है। तो वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई है, पर अब मैं आपको बताता हूँ एसीएस सिर्फ एक पेज में। तो ये एसीएस है पूरा, जो मैंने आपको पढ़ाया, जिसने मेरे वीडियो से पढ़ा है तो ये आराम से इतना याद करके जाएगा, और उसको अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, ये आराम से रिवीजन हो जाएगा इससे, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,